हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आवर्स एकेडमी। बेटा आपको जैसे पता है कि आपका VLDD ET 2025 का एग्जाम अब बिल्कुल कुछ ही दिन आपसे दूर हैं और उसी के रिगार्डिंग हम बेटा आपको पता है कि आपका महा मैराथन हम एक पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और आज मैं राहुल गुदारा आपके सामने फिर से महा मैराथन पार्ट 2 लेकर आया हूं। बायोलॉजी सब्जेक्ट के बेटा हमने काफी क्वेश्चंस आपके पहले भी किए हैं, उससे पहले हमने PYQ क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए हैं और उससे पहले हमने आपके मल्टीपल जो आपके मॉक टेस्ट सीरीज है उनके क्वेश्चंस भी हमने काफी किए हैं। आज बेटा हम बात करने वाले हैं आपके और बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चंस 1 to 1 चूज करके आपके सामने लिए गए हैं बेटा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में। बेटा 28 इसी महीने की आपका एग्जाम है, आपको अब आपका फाइनल टच देना है अपनी रिवीजन को, क्वेश्चन आंसर्स को, और जो भी बेटा डाटा लाइक आपका जो डाटा है जिससे आपको थोड़ा क्रैम करना पड़ता है, मेमोरी में फिट करना पड़ता है, ऐसे डाटा को रिवाइज करना है। बेटा सारे कंसेप्ट्स के बारे में, सारी चीजों के बारे में हमने काफी अच्छे से डिस्कशन किया है और सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में अगर हम बात करें तो उसी के रिगार्डिंग बेटा आज हम कंटिन्यू फॉर्म में इसी तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो आपके कंटिन्यूअसली काम आने वाली हैं। बेटा आगे बात करते हैं, आज आपका सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ, पशुपालन निम्नलिखित का वैज्ञानिक प्रबंधन है। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल फीडिंग, एनिमल शेल्टर एंड हेल्थ केयर और आपका ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा एनिमल ब्रीडिंग के बारे में भी हम बात करते हैं, एनिमल फीडिंग के बारे में भी हम बात करते हैं, एनिमल शेल्टर और हेल्थ केयर के बारे में भी बात करते हैं बेटा। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है इन तीनों पॉइंट्स का, इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बेटा जो हमारे कैटल्स होते हैं या जो लाइव स्टॉक होते हैं उनके अंदर बेटा आपको पता है कि मिल्क का प्रोडक्शन या आपके एग्स का प्रोडक्शन, इन सब चीजों का जब हम आपके ध्यान से आपका उनका केयर टेकन करते हैं, चीजों को ध्यान रखते हैं, तभी जाकर आपकी ऐसी सारी प्रोसेसेस हो पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग फॉर प्रोड्यूसिंग हनी एंड वैक्स इज नोन एज, शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन की प्रथा को क्या कहते हैं। सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिस्कीकल्चर, एक्वाकल्चर। बेटा आपको सबको पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं आपके हनी बी के बारे में, बेटा हनी बी जो होता है उसका हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी जो आपकी कैटेगरी या स्पीसीज देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं आपका एपिस इंडिका। क्या कहते हैं? एपिस इंडिका कहते हैं। अब बेटा ये जो एपिस इंडिका है इससे आप नाम से पता लगा सकते हो कि हनी बी के कल्चर को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बी बोलते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। पिस्कीकल्चर बेटा फिशेस के लिए और एक्वाकल्चर भी आपके फिशेस, क्रैब्स या अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो आपका वाटर बॉडीज के अंदर रहते हैं, ऐसी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेरिकल्चर बेटा आपका होता है जो सिल्क वोम वाला कल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट आपको पता है कि हमारा जो VLDD का एग्जाम है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एग्जाम 28 को है, पर बेटा इतने सारे बच्चे आपका इस एग्जाम को देने वाले हैं और किसी भी एग्जाम में हर एक बच्चे का रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव आई हर बार जरूरी नहीं होता है बेटा। इसीलिए हम ना आपका इसी चीज को हार ना मानते हुए VLDD ET के बाद आपका एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो आने वाले एग्रीकल्चर के बारे में, जो आपका एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है या आपके नर्सिंग के एग्जाम होते हैं, VLDA का नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम होता है बेटा, इन सब की प्रिपरेशन आप कर पाओ और अच्छे से कर पाओ, इसी चीज को हम आपका ध्यान से हर बार की तरह अच्छे से पूरी साल की मेहनत करके हम आपका एग्जाम को क्लियर करवाएंगे। तो बेटा VLDD के एग्जाम के बाद में आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आई वांट कि जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता वो इस बात से हार ना माने और पॉजिटिवली एनरोल करवाए आवर्स एकेडमी में, ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट आपका फ्यूचर को रीशेप किया जा सके। तो बेटा इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग इज इनकरेक्ट। बेटा मुर्गी पालन के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इट प्रोवाइड्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड स्पेस, इट इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स, क्रॉस ब्रीडिंग इज डन टू इंप्रूव डिजायरेबल ट्रेड्स। बेटा अगर हम बात करें आपका पोल्ट्री फार्मिंग के लिए हमसे इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है, और बेटा आपका कोई भी पोल्ट्री फार्मिंग का जो सेटअप होता है ना उसमें हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रखा है इनकरेक्ट,
तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं आपके अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। बेटा अनडिफाइंड आपके न्यूक्लियर रीजन को हम क्या कहते हैं? किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक होता है और एक बेटा आपका यूकैरियोटिक होता है। बेटा प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें, प्रो का मतलब होता है आपका फोल्स और कैरियोटिक का मतलब होता है बेटा आपका न्यूक्लियस। आपका फोल्स न्यूक्लियस जो है इसके बारे में हमें अगर बात करनी पड़ेगी तो बेटा फोल्स न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो इस तरह की चीज हमें देखने को मिलती है और उसके अंदर बेटा न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड होता है यूकैरियोटिक में और नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। तो बेटा ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते क्या है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो हमें यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस जो है बेटा वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, तो बेटा न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है क्या, न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है बेटा कि ये आपका राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है। किसकी सिंथेसिस करवाता है? राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है। अब बेटा ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, आपको पता होगा राइबोसोम्स को हम आपका प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होता है, प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है बेटा आपका ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में हमें क्या देखने को मिलता है, आपका न्यूक्लिक एसिड में हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका बेटा न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए ये दो चीजें आपकी होती हैं। डीएनए और आरएनए दो चीजें ये आपकी हमें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप ध्यान से स्लाइड को देख रहे हो तो हमने एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटा। इसी तरीके से आपका कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, इसी तरीके से आपकी चीजें डेवलप होती हैं। तो अब भी जो बच्चा पेन और नोटबुक साथ में लेकर नहीं बैठे हैं तो अपनी नोटबुक और पेन निकालिए और वन बाय वन हम इसी चीज को कवर अप करेंगे। नेक्स्ट बेटा अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का बेटा मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फैट स्टोरेज, ओके, एंड कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स एंड फिलिंग स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स। ओके, तो बेटा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, एरियोलर मतलब इसमें आपकी क्या भरी हुई होती है, ये बहुत ही लूज कनेक्टिव टाइप का टिश्यू होता है और इसके अंदर बेटा भरी हुई होती है आपकी क्या, एयर। तो इसके बारे में बात करें, ये कनेक्शन बनाने का काम करता है बेटा ऑर्गन्स और फिलिंग स्पेस इनसाइड द बिटवीन द ऑर्गन्स। तो बेटा इसमें आपका बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फैट स्टोरेज के बारे में बात करें बेटा, उस टिश्यू को हम एरियोलर नहीं कहते, उस टिश्यू को हम कहते हैं आपका एडिपोस टिश्यू। क्या कहते हैं? एडिपोस टिश्यू। और बेटा ये दोनों के दोनों टिश्यू आपके स्किन के जस्ट नीचे होते हैं। हमारी जो ये चिक्स होते हैं ना जिसमें ये लचीलापन हमें देखने को मिलता है, ये सिर्फ आपका एरियोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज ऑफन रेफर्ड टू एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। पौधों के किस समूह को अक्सर वनस्पति जगत के उभयचर कहा जाता है। बेटा एम्फीबियंस किसको कहते हैं, जो पानी और जमीन दोनों के अंदर रह सके, लाइक दोनों के ऊपर रह सके, लाइक। तो बेटा इसमें से कौन से होते हैं, थैलोफाइटा एल्गी, ब्रायोफाइटा मोसिस, टेरिडोफाइटा फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स। तो बेटा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बेटा नेक्स्ट बात करें, यहां पे जिम्नोस्पर्म्स दे रखा है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आपके नेक्ड सीड वाली कैटेगरी होती है। इन सबसे बेटा डेवलप्ड कैटेगरी आपकी कौन सी होती है, एंजियोस्पर्म्स, जो प्लांट किंगडम के अंदर हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल डेवलप्ड कैटेगरी। एंजियोस्पर्म्स को बेटा हम आपका फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और बेटा इनमें आपका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो आपका एक क्या होता है, फ्लावर ही तो होता है। और उसी फ्लावर के अंदर बेटा हमें एक प्रोसेस देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। जिसके अंदर होती है बेटा दो प्रोसेसेस, आपको पता भी होगा। एक प्रोसेस का नाम होता है आपका सिंगेमी, जिसके अंदर फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ में, और दूसरा बेटा होता है ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, राइट। तो ऑप्शन नंबर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर के बारे में बात करें तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा, मोसिस और लीवरवर्ट्स नाम के दो कैटेगरीज इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट बेटा आपके अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ बैकबोन आर नोन एज आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। बेटा आपने ना जैसे पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमल किंगडम जो है ना वो आपका बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका होता है बेटा इनवर्टिब्रेट्स और एक आपके होते हैं वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में बेटा आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़े हुए होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा इसके अंदर आपके एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। इसके अंदर बेटा आपके रेप्टाइल्स भी आते हैं। इसके अंदर बेटा आपके और क्या देखने को मिलते हैं हमें, इसके अंदर बेटा हमें तीसरी कैटेगरी देखने को मिलती है आपका एव्स की, जो बर्ड्स होते हैं। चौथी कैटेगरी बेटा हमें मैमल्स की देखने को मिलती है। और बेटा एक और कैटेगरी भी हमें देखने को मिलती है जो होती है आपकी फिशिस की, जिसको हम बोलते हैं पिस्कस। इसमें आ गई आपकी फिशिस, जो कार्टिलेज वाली फिशिस भी आ गई, बोन्स वाली फिशिस भी आ गई, कोंद्रिकथिस और आपने ओस्टिकथिस के बारे में सुना होगा। तो बेटा वर्टिब्रेट्स के अंदर आपका क्या दे रखा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमें बैकबोन देखने को मिले, ऐसी चीजों को हम आपका वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ह्यूमंस भी जो है वो एक वर्टिब्रेट है, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम जो है वो डोर्सल साइड में पीछे की ओर बेटा प्रेजेंट होती है। दिए गए क्वेश्चन में क्या रखा है कि ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती है, विदाउट अ बैकबोन, तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनवर्टिब्रेट्स। क्या आंसर हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट्स, राइट। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ डिजीज दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेटा हमारी जो डिजीजेस है ना वो आपकी जनरली दो टाइप्स की होती हैं टाइम स्पेन के बेसिस पे। जैसे जुकाम है वो थोड़े टाइम की बीमारी है, कैंसर जो है वो एक बड़े टाइम की बीमारी है। तो उसका बेटा होता है अक्यूट और क्रोनिक। एक होता है एक्यूट और एक होता है बेटा क्रोनिक। तो अगर एक्यूट के बारे में बात करें बेटा, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, और बेटा क्रोनिक का होता है लॉन्ग लाइफ स्पैन, राइट। तो अब इसमें क्या रखें कि बेटा कौन सा शॉर्ट पीरियड वाला होता है, तो ऑप्शंस में क्या अक्यूट ऑप्शन है, तो बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर आप सी को करेक्ट कर दो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोनिक का मतलब क्या हुआ बेटा, जो लॉन्ग टाइम स्पैन के साथ होती है, जैसे कि आपने सुना भी होगा कैंसर जैसी बीमारी हो गई, ये सारी आपकी क्रोनिक में आ जाएगी। फिर बेटा कंजाइंटल डिजीज क्या होती है, ऐसी डिजीज बेटा जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या फिर कंजाइंटल डिजीज के बारे में बात करें, कंजाइंटल डिजीज बेटा पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसफर होती है उसी को हम कंजाइंटल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो कंजाइंटल में हमें क्या देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर डिजीज में बेटा हमें देखने को मिलता है क्या, इस डिजीज में हमें देखने को मिलता है कि ये आपकी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि शॉर्ट लाइफ स्पैन वाली कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा अक्यूट डिजीज, राइट। बेटा हम एक क्वेश्चन के साथ मल्टीपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अपनी नोटबुक्स पेन वगैरह सब साथ में लेकर बैठिए, ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ और अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बेटा कौन सा वैक्सीनेशन प्रिंसिपल है जो वैक्सीनेशन का इंट्रोड्यूस किया गया था, रॉबर्ट कोच, लुइस पेस्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बेटा बात करें इसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन बेटा किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, बताइए मुझे। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, आई वांट द आंसर इन द गिवन क्वेश्चन। बेटा आपका वैक्सीनेशन का कंसेप्ट किसने डिस्कवर किया था, एवरीबॉडी आंसर मी। बेटा क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, आई एम वेटिंग। बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, आपका एडवर्ड जेनर, जिन्होंने आपका वैक्सीनेशन में सबसे पहले आपका प्रिंसिपल दिया था, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बेटा यहां पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बात कर रखी है। आपको पता है सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है वो किसने डिस्कवर की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बेटा एंटीबायोटिक जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी उसका नाम था बेटा पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन। और बेटा पता है ये कौन से ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर की गई थी, बेटा वो डिस्कवर की गई थी एक फंजाई से। उस फंजाई का नाम क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम,
पेनिसिलियम नोटेटम। तो बेटा ये वो फंजाई थी जिससे आपका इस वैक्सीन को डिस्कवर किया गया था। तो वेरी फर्स्ट वैक्सीन दैट वाज डिस्कवर्ड टू किल बैक्टीरिया, टू किल द पैथोजन एज अ बैक्टीरिया, उसका बेटा श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन देने वाले साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। फर्स्ट आपका एंटीबायोटिक डिस्कवर करने वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा नेक्स्ट आपका, जैसे आपको पता है कि आवर्स एकेडमी मल्टीपल बैचेस लॉन्च करती है, तो इस बार हम बात कर रहे हैं ड्रॉपर, नीट और आईआईटी के बारे में। बेटा आपको अगर बिल्कुल अच्छे से चीजों की तैयारी करनी है, बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझना है, अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना है, तो आवर्स एकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप उस पर कर सकते हो। बेटा अगला क्वेश्चन हम हमारे कंसेप्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड इनटू द सोइल बाय लाइटनिंग इज कॉल्ड। बिजली द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या अमोनिफिकेशन। तो बेटा जब आपका नाइट्रोजन फिक्स होती है इनटू द सोइल बाय लाइटनिंग, बिजली चमकने से जब होती है, उसको हम कहते हैं आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा आपके अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या कह रहा है? द टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन। अब बेटा आपके ना दो टाइप के टिश्यू होते हैं। अगर आपने ये वर्ड पहले सुने होंगे तो आपको आंसर आता होगा। लिगामेंट होता है एक, और एक होता है बेटा आपका टेंडन। तो अब बेटा जो आपका लिगामेंट होता है वो क्या कनेक्ट करने का काम करता है, और टेंडन जो है वो क्या कनेक्ट करने का काम करता है? बताइए मुझे, कमेंट्स करिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपका क्या आंसर होगा इसका। बेटा मसल टू बोन, मसल टू बोन आपका कनेक्ट करने वाले का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है आपका टेंडन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फिर ये लिगामेंट क्या करता है? बेटा जब आपको पता है कि मसल टू बोन कनेक्ट होता है तो बोन टू बोन भी तो कनेक्ट होता होगा। तो बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। तो बेटा बी जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? दिए गए क्वेश्चन में से आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें किसमें देखने को मिलता है? अर्थवॉर्म, ह्यूमन, कॉकरोच और बर्ड। बेटा पहली बात ह्यूमन के बारे में बात करें, बर्ड के बारे में बात करें और अर्थवॉर्म के बारे में बात करें। इन तीनों के अंदर बेटा आपका क्लोज्ड और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब कॉकरोच जो है बेटा वो आता कौन सी पर्टिकुलर आपकी कैटेगरी से है? कॉकरोच आता है इंसेक्टा से। किससे आता है? इंसेक्टा से। इंसेक्टा बेटा कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसमें आती है दुनिया की सबसे बड़ी क्लास जिसका नाम है इंसेक्टा। तो बेटा आर्थ्रोपोडा के अंदर हमें देखने को मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट आपके इस क्वेश्चन के बारे में। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? रॉबर्ट विटकर, कार्ल स्विज, अर्न्स्ट हकेल, रॉबर्ट हुक। तो बेटा आपको पता होगा रॉबर्ट हुक के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने बेटा सेल को डिस्कवर किया था। वो सेल भी बेटा डेड सेल थी, क्योंकि लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वोन लीवनहोय। अब यहां पे कह रहे हैं कि आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो बेटा वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट विटकर, जिन्होंने बेटा आपका 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिनका नाम है बेटा सबसे पहले फाइलम का मोनेरा। बेटा सबसे पहले फाइलम का नाम है आपका मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका फंजाई, चौथा है आपका प्लांटे, और पांचवा है बेटा आपका सबसे डेवलप्ड, सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमेलिया। तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स बेटा जो हमें आपके यहां पर डिस्कस करने हैं। तो आपके ये 5 किंगडम के बेसिस पे ही दुनिया के अंदर जो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज हमें आज देखने को मिल रही हैं, ये आपका इसी वजह से हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर?
नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीजेस कोज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, बोथ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, फंजाई ओनली। क्या आंसर होगा बेटा? एंटीबायोटिक जो हैं, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक के बारे में अभी हमने बात की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। तो बेटा क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए मुझे। एवरीबॉडी आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, वेटिंग फॉर योर आंसर। बेटा बताइए। हाँ बेटा, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो बेटा एंटीबायोटिक जो है वो वर्क करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपके बैक्टीरिया जो है बेटा वो एंटीबायोटिक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सोयल दैट कंटेन्स ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। बेटा आपके ना एनवायरमेंट में एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन, और इस डीकंपोजिशन के अंदर ना एक और प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। इस ह्यूमिफिकेशन के अंदर ना बेटा आपका न्यूट्रिएंट रिच, मिनरल रिच आपका ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, और ये ह्यूमस जो होती है ये आपका अल्टीमेट न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, मिनरलाइजेशन, मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं आपके सोयल को। तो बेटा ये ह्यूमस आपके कहां प्रेजेंट होते हैं? मृदा के सबसे ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस और आपका जीवित जीव होते हैं कहलाती हैं वेदर्ड रॉक, पेरेंट रॉक, सब सोयल, टॉप सोयल। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपकी सोयल होती है टॉप सोयल, उसी में ह्यूमस जो है वो आपकी देखने को मिलती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के साथ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टमक। बेटा रूमिनेंट स्टमक में हमें कौन सा पार्ट जो है वो नहीं देखने को मिलता? बात करते हैं रूमिनेंट स्टमक के बारे में। बेटा रूमिनेंट स्टमक के बारे में अगर हम बात करें ना, आपका वो स्टमक जो आपका जनरली हमें एनिमल्स, जैसे कि आपके एनिमल्स कौन कौन से होते हैं भाई? एनिमल्स में से कैटल, बफेलो सब देखने को मिलता है। तो बेटा इसमें ना आपके जनरली 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला बेटा अगर हम बात करें आपका, हमें इसमें देखने को मिलता है क्या? सबसे पहले हमें देखने को मिलता है रूमन स्टमक के अंदर, फिर हमें देखने को मिलता है बेटा रेटिकुलम। रेटिकुलम के बाद में बेटा हमें एक और पार्ट देखने को मिलता है जिसका नाम होता है ओमेसम, और ओमेसम के बाद बेटा पार्ट होता है आपका एबोमेसम। ये जो आपके 4 मेजर कैटेगरीज हैं ये हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीकम। क्योंकि सीकम जो है ना बेटा वो स्टमक पार्ट नहीं होता है, वो पार्ट होता है आपका किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं आपके इन क्वेश्चन के बारे में। In animals, the gas that is transported to the muscles for energy production during aerobic respiration is। बेटा एनिमल्स में मसल्स के पास में ट्रांसफर करने वाली गैस कौन सी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन? बेटा पहली बात तो जब हम मसल्स के बारे में बात करते हैं ना, मसल्स के अंदर हमें आपकी दोनों टाइप के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। पहले जब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रहा होता है तो हमें देखने को मिलता है बेटा आपका कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। पर बेटा जब आप विगरस एक्सरसाइज या मतलब कोई हैवी जब काम करते हो तब हमें आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बेटा आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो आपका होता है लैक्टिक एसिड, राइट? और इसको हम बोल देते हैं बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो दिए गए ऑप्शन में से एरोबिक प्रोसेस के दौरान सप्लाई होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन होता है, राइट? नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। बेटा मैंने जब भी आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ाया है, आपके ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स कॉर्पसल्स जो होती हैं उनके अंदर आपकी कुछ स्पेशल चीजें प्रेजेंट होती है बेटा, इसीलिए आपका व्हाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अब बेटा अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सैनिक प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे बताओ?
हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन की, तो फिर बेटा आरबीसी क्या करेंगी, क्लोटिंग ऑफ ब्लड अगर ये करने लग जाएगी तो प्लेटलेट्स क्या करेंगी, फाइटिंग इन्फेक्शंस इम्यूनिटी, चलो ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, तो बेटा ब्लड क्या करेगा, तो बेटा ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के ये होते हैं सोल्जर्स और फाइट करते हैं इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, और इसी प्रॉपर्टी को बेटा, इसी एबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं, आपका इम्यूनिटी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स और इंडिविजुअल्स इज नोन एज, अनुवांशिक रूप से समान कोशिकाओं या व्यक्तियों के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बेटा क्या कहा जा रहा है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स और इंडिविजुअल्स, तो म्यूटेशन, क्लोनिंग, हाइब्रिडाइजेशन, रेप्लिकेशन। बेटा जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकल सिमिलर आपका नेक्स्ट जनरेशन का प्रोडक्शन करते हैं, जो जनरली हमें देखने को मिलता है किसके केस में, एसेक्सुअल के केस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा आपका मियोसिस नाम की प्रोसेस तो होती नहीं है, और वो अगर आपकी नहीं होगी तो बेटा एग्जैक्ट सेम कॉपी ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ना तो रिकॉम्बिनेशन होता ना क्रॉसिंग ओवर होता। तो ऐसे बेटा जो प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका सेल डिवाइड करती है तो डीएनए खुद को बढ़ाता है डीएनए को। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो रेप्लिकेशन हो जाता है कि आपका डीएनए टू डीएनए। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा क्लोनिंग है, क्योंकि उसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल हमें आपकी सेल ऑर्गेनिजम्स या सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। बेटा फैलने वाली डिजीज कौन सी होती है, क्या आपने कभी सुना है कि शुगर या डायबिटीज जो होती है वो एक इंसान से दूसरे में फैलती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्या आपने स्कर्वी के बारे में सुना है, जो विटामिन सी की वजह से होता है, आपका कमी की वजह से होता है, तो ये भी नहीं होता। गोइटर बेटा, ये गोइटर होता है आपका थायरोनिन नाम के हार्मोन की वजह से, तो ये भी आपका नहीं फैलता है, थायरोक्सिन नाम के हार्मोन की वजह से जो सीक्रेट होता है आपके थायराइड ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। और बेटा एक क्वेश्चन आया था, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए जिस सब्सटेंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो नमक में पाया जाता है, जिसका नाम है आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन बेटा हमारी बॉडी के अंदर बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, सबका डाइजेशन में या मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो एंथ्रेक्स विल बी द फाइनल आंसर। एंथ्रेक्स जो है बेटा वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन वर्क्स बाय, वैक्सीनेशन बेटा कैसे काम करता है, क्योरिंग द डिजीज कंप्लीटली, किलिंग ऑल पैथोजेंस इन द बॉडी, स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वीकनिंग द पेशेंट्स बॉडी। तो बेटा आपका वैक्सीनेशन कैसे काम करता है, स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बेटा इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन क्या होती है। बेटा वैक्सीन कुछ नहीं होती, आपके डिसहार्म्ड या फिर आपके किल्ड, एक तरीके से बात कर सकते हैं, आपके पैथोजेंस होते हैं, उनको आपकी बॉडी में डालोगे बेटा तो आपकी बॉडी को क्या होगा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होगी, क्योंकि गए तो आपके अंदर पैथोजन है ना, तो वो मरे हुए हैं तो क्या हो गया, वो उनको नुकसान हो रखा है तो क्या हो गया, गए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी कोज कर सकते, तो आपकी बॉडी तो अपनी तैयारी करेगी, राइट। अब बेटा अगर मान लो आपका पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है और पाकिस्तान जो मिसाइल भेजता है वो इंडिया में आते ही आपकी फुस हो जाती है, फिर भी उसने हमला तो किया है ना, तो हमारी इंडिया की जो आर्मी है वो तो सचेत हो ही जाएगी अब तक कब कौन सी दूसरी मिसाइल आ जाए। इसी चीज के लिए बेटा बॉडी को एक्टिवेट करना ही वैक्सीनेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर caused by the deficiency of thyroxine। बेटा अभी डिस्कस किया था, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिएटस, तो इसका तो आपको पता है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस में से बीटा सेल्स क्या रिलीज करती हैं, इंसुलिन को रिलीज करती हैं। गोइटर, तो बेटा थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं गोइटर। क्लियर, ये है बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज सिप इज कॉल्ड एज। बेटा सिप जो आपका यंग वंस को बर्थ देती है उसको हम क्या कहते हैं, बताओ। सिप जो बर्थ देती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं,
बेटा उसको हम बोलते हैं लैम्बिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लैम्बिंग जो है बेटा वो आपका बर्थ टू यंग वंस इन शिप। और इसमें बेटा अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट फर्दर ऑप्शंस के बारे में, काल्विंग जो है बेटा वो आपका होता है किसके लिए? काल्विंग जो होता है वो होता है काउज के लिए, राइट। किडिंग बेटा किसके लिए होता है? किडिंग के बारे में बात करें तो वो होता है बेटा आपका गोट के लिए, गोट के लिए। और बेटा फेरोइंग जो होता है वो होता है बेटा आपके पिग्स के लिए। तो इस दिए गए आपके ऑप्शंस में से हमें यह देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं आपका अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड इज कॉल्ड। बेटा अगर हम बात करते हैं आपका जो प्रैक्टिस होती है ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, उसको हम क्या बोलते हैं? बेटा जब सेम ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स को आपस में ब्रीड करवाया जाता है तो बेटा उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेटा आपका इन ब्रीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। बेटा ये क्वेश्चन शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हमने डिस्कस किया था। एपीकल्चर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हेल्दी एनिमल। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हेल्दी एनिमल? डल आइज, डल आइज तो बेटा साइन हो ही नहीं सकता। आंखों में अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि थकान महसूस हो रही है देन इट इज नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है चलो। रफ कोट, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है बेटा भूख ना लगना, तो इसमें से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटा आपको मैंने काफी बार बता दिया है कि वीएलडीडी जो है वो आपका एग्जाम जो हो जाएगा उसके बाद में आवर्स एकेडमी उन बच्चों के लिए जो थोड़ी सी कसर से रह गए हैं उनके साथ बेटा मिलकर दोबारा मेहनत करना चाहेगी। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीएलडीडी के बाद में जस्ट बाद आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा और आपका बेटा सारी की सारी प्रिपरेशन, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, नर्सिंग का हो, नीट का हो या आपका मेडिकल साइंसेस से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम है या आपका आईआईटी है, बेटा ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे और आपके लिए बैकअप क्लासेस के साथ में आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे बेटा। तो एनरोल कीजिए आवर्स एकेडमी में। और इसी के साथ आपका हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टेस्टिकल्स ऑफ अ मेल एनिमल टू मेक इट डोसाइल एंड इंप्रूव मीट क्वालिटी इज कॉल्ड। नर पशु को आज्ञाकारी बनाने और मांस की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनके अंडकोश निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीहोर्निंग, कास्ट्रेशन, डोकिंग और शेयरिंग। बेटा बात करें, आपको पता होगा टेस्टिकल्स को रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आपका कास्ट्रेशन कहते हैं। इसके अंदर बेटा रिमूवल होता है आपका टेस्टिस का, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। क्लियर? डीहोर्निंग का मतलब होता है बेटा, डीहोर्निंग में हमें क्या देखने को मिलता है? डीहोर्निंग में आता है बेटा आपका जो सींग होते हैं ना, जो उसके हॉर्न्स होते हैं उनको रिमूव करना। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कर्ड इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल इज कॉल्ड। बेटा आपका रूमिनेशन, मास्टिकेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन क्या बोलते हैं हम बेटा, जिसके अंदर हमें आपका ऐसा कुछ देखने को मिलता है? बताइए मुझे, क्या बोलते हैं उस चीज को? बेटा इस चीज को हम बोलते हैं आपका रूमिनेशन। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमें देखने को मिलता है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटा जिनको हम आपका रूमिनेंट्स भी कहते हैं। अभी हमने रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि उनका रूमेन जो स्टमक होता है, रूमिनेंट स्टमक में सबसे पहले आपका जैसे हमने पढ़ा था ओमेसम नाम का होता है, एबोमेसम होता है, रेटिकुलम होता है, रूमेन होता है, ये सारे वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स कोजिंग क्रैम्प्स इज कॉल्ड। बेटा क्या वो एक गैस होती है? पहली बात तो क्या आपके गैस रिलीज होती है आपके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान? तो बेटा मसल्स के अंदर ना जब आपके क्रैम्प्स आते हैं तब हमारी बॉडी कर रही होती है बेटा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कर रही होती है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रही होती है। और बेटा जो आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन
एंड फाइन कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स क्रूशियल फॉर एनिमल कोऑर्डिनेशन इज दी सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। बेटा हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वॉलंटरी कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल भी करता है, जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता। तो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल्स को करने वाला बेटा इनमें से कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ओब्लोंगेटा या हाइपोथैलेमस है? क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बताओ जल्दी बेटा, एवरीबॉडी आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए जल्दी, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बेटा अगर बात करें वॉलंटरी एक्शंस के बारे में, तो आपका सेरिबेलम जो आपकी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन का पार्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट जो ब्रेन का पार्ट होता है बेटा, ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा आपका क्या कह रहा है? विच हार्मोन इज इंजेक्टेड टू इंक्रीज द मिल्क यील्ड इन डेयरी एनिमल्स? बेटा ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर या आपके जो एनिमल्स की बॉडीज के अंदर आपका मिल्क प्रोडक्शन करवाता है? ये ह्यूमन फीमेल्स में भी इवन होता है। तो आंसर क्या है इसका? थायरोक्सिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन। थायरोक्सिन बेटा आपकी बॉडी के अंदर बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करवाता है। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करवाता है। और बेटा नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका बेटा मिल्क के यील्ड को इंक्रीज या कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर्टिकुलर चीज के बारे में। द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय अ फीमेल मैमल आफ्टर गिविंग बर्थ रिच इन एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। बेटा पहली बात तो आफ्टर गिविंग बर्थ मतलब डिलीवरी, और डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में? पार्चुरेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन के बाद में जस्ट बेटा हमें देखने को मिलता है आपका लैक्टेशन। क्या देखने को मिलता है? लैक्टेशन। तो बेटा इस सबसे पहला मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कोलेस्ट्रॉम, जो बेटा येलोइश कलर का होता है। कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट्स इन विच लेवल ऑफ अ फूड चेन? बेटा आपने ना बायोलॉजी के अंदर एक प्रोसेस पढ़ी होगी जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। अब ये जो बायोमैग्निफिकेशन होता है इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा प्लांट्स ने जो आपकी उसकी रूट्स ने जो खास केमिकल्स को एब्जॉर्ब किया है, वो प्लांट्स को जो ऑर्गेनिज्म खाएगा वो उसके अंदर जाएंगे, फिर उसको जो खाएगा वो उसके अंदर जाएंगे। इस तरह से बेटा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, फाइनल आपका होता है बेटा कौन सा? टर्सरी कंज्यूमर। तो दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? ये व्हाट इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन बेटा? The practice of using animal dung to produce biogas is beneficial because it reduces the need for fertilizers, it provides a renewable source of energy and manages waste, it increases the yield milk of cattle, it prevents all animal diseases। तो बेटा आपको पता है कि आपका बायोगैस से हमारी पर्टिकुलर खासकर फार्मर्स को बायोगैस से बायोगैस प्रोडक्शन होता है। बायोगैस का यूज हम ले सकते हैं किचन के अंदर, एलपीजी का यूज ना लेके बायोगैस का यूज लिया जा सकता है, जिसके अंदर हमें गैस देखने को मिलती है बेटा, वो होता है आपका मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो ऑप्शन है वो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट? बेटा निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधे का एक उदाहरण है? कसकटा, डोडर, मशरूम, लाइकन, एल्गी। तो बेटा दिए गए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपका कसकटा जो है बेटा वो रहता है, और जनरली बेटा वो मैंगो जैसे प्लांट के ऊपर रहता है कसकटा। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट होता है, और पैरासिटिक प्लांट में बेटा ये प्लांट के ऊपर रहता है ना कि प्लांट के अंदर। तो इसका नाम हो जाएगा एक्टोपैरासाइट। क्या नाम हो जाएगा? एक्टोपैरासाइट। और इसका होस्ट जैसे कौन हो जाता है? होस्ट इसका हो जाता है बेटा मैंगो जैसे बड़े बड़े प्लांट्स। क्लियर? तो कसकटा इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, तो ये क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज हमने पढ़े हैं
आज बेटा नियरली हमने 40 to 50 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कशन किया है। आई होप बेटा आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेटा वीएलडीडी ईटी का एग्जाम जो आपका होने वाला है वो आपको बड़े ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है और सारी रिवीजन अभी कर लेनी है ताकि बाद में फिर आपको अफसोस ना हो। और बेटा अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत करने के बावजूद रह भी जाता है तो आवर्स एकेडमी उसके लिए स्पेशल बेटा बैचेस लॉन्च कर रही है, इसलिए एनरोलमेंट करवाकर आप अपना फ्यूचर और बेटर कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे।